के आंतरिक प्रशिक्षण में विद्यालय आरबीटी सरिया गुटनी के अंतर्गत कराया जा रहा विषय आज विस्तृत तौर पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम सभी जानते हैं कि भाषा है क्या। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान कर पढ़कर व्यक्ति अपने मन वह भाषा कहलाता है। भाषा का होना, इसके अभाव में व्यक्ति अपने दूसरी बात आती है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा क्या है? तो मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत की दूसरी आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित किया गया है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि भाषा के होने से क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दूसरी कड़ी में हम लोगों ने देखा कि भाषा विचार विनिमय का मुख्य साधन हुआ करता है। इसको भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। तो हम लोग जान लें यहाँ पे कि ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा दो शब्द आ रहे हैं, ये क्या है? भारत चूंकि हम लोग का राज्यों का संघ है, भारत जो है राज्यों का संघ है, अतः जिस देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस देश की वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा की बात किया जाए तो ठीक इसके विपरीत हुआ करती है। आगे मैं यहां पे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भाषा से आप लोग क्या समझते हैं? कोई भी? जी हम भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर लिखकर दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया मैम आपने। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य हम सभी करते हैं, लिख करके, पढ़ करके, बोल करके, सुन करके। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि भाषा की परिभाषा को हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों से ही पुनः मैं पूछना चाहूंगा कि भाषा के कितने रूप हैं? जी सर। जैसा कि आपने पूछा भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का साधन है जिसके द्वारा हम अपने संवाद को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे के संवाद को हम सुनते हैं। ये अंतःवैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक किसी तरह की भाषा हो सकती है। जो अंतःवैयक्तिक भाषा है वो विचारों का विमर्श है, जो स्व के द्वारा किया जाता है। और अंतर्वैयक्तिक है उसमें हम चाहे लिखित रूप में भाषा का प्रयोग करें, सांकेतिक रूप में करें या उसे
बोल कर करें, ये भाषा 3 रूपों से प्रकट की जाती है। ये भाषा के स्वरूप हुए हैं, ठीक है? बिल्कुल। हम उसको लिख कर करते हैं, क्योंकि जब सभ्यता का विकास हुआ तो शुरू में हमें ये सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग होता था। आज भी पशुओं में, कुछ जानवरों में इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब इसका विकास हुआ तो हम बोलना शुरू किए। बोलने के बाद जब उसका संप्रेषण करना था, उसे कहीं भेजना था, तो हमें आवश्यकता पड़ी कि हम कैसे भेजें। तो फिर हमें लिपि की आवश्यकता, लिखने की ज़रूरत पड़ी। हमने लिपि बनाया, लिपि के माध्यम से हमने शब्द बनाए, शब्द को हमने वाक्य का स्वरूप दिया, और तब अपनी बातों को एक दूसरे तक विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम प्रेषित करने का काम शुरू बिल्कुल किया। बिल्कुल सही सर, आपने अच्छे प्रयास किए, बहुत अच्छे तरीके से बातों को बताया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अभी अभी अभिमन्यु सर द्वारा बताया गया कि भाषा के मुख्यतः 2 रूप हुआ करते हैं। इसके अतिरिक्त एक सांकेतिक भाषा भी हुआ करता है, यानी कि मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा हुआ करती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को बोल करके प्रकट करता है, बोल करके प्रकट करता है। जैसे कि अब बात करें कि टेलीविजन अगर चल रहा है तो भाषा का कौन सा रूप हो सकता है? तो भाषा का वो मौखिक रूप है, भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि उसमें बोल करके विचारों को बताया जा रहा है, हम तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा लिखित भाषा, लिखित भाषा विचारों को लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। न्यूज़पेपर बुक हो गई, ये बोलती नहीं है, बल्कि जो है हम लोग इसे पढ़ करके शब्दों के अर्थ को ग्रहण किया करते हैं। अगली जो भाषा की रूप है वो जैसे कि सांकेतिक भाषा की अभी बात हुई है कि सांकेतिक भाषा यानी संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से। इसका प्रयोग हम जब साहित्य सृजन की आगे बात करेंगे तो बहुत सी बातें आएंगी, हम देखेंगे। एक संक्षिप्त में बता दूं कि सभी लोग बैठे हुए हैं, संकेतों के माध्यम से किसी को बाहर बुलाना है तो वहां पे हम न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। जैसा कि भरे भवन में होत सो नैनन ही सो बात, देखने देखने में ही सारी बातें हो जाया करती हैं। तो सांकेतिक भाषा का भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से भाषा के कौशल भी निकल के आते हैं। तो इसके 4 कौशल हुआ करते हैं: श्रवण, वाचन, पठन। श्रवण सुनना, वाचन पढ़ना, वाचन और पठन पढ़ना, लेखन विचारों को लिख करके प्रकट करना। तो हम देखते थे कि इस प्रकार से इसके महत्व। तो भाषा विचार विनिमय का बहुत ही सरलतम माध्यम है। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति का भी प्रमुख साधन भाषा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें समाज में रहना है तो समाज में ठीक प्रकार से अपने आप को स्थापित करने के लिए भाषा का भी होना जरूरी है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण तब भी हो सकता है जब उसे भाषा का शुद्धतम ज्ञान हो। अगला बिंदु इसमें है चिंतन मनन करने का माध्यम भी भाषा है। साहित्य, कला, सभ्यता व संस्कृति का विकास हो, इसके लिए भी भाषा का होना बहुत जरूरी है। नितांत आवश्यक है भाषा का ज्ञान होना। आज के समय में पाश्चात्य सभ्यता के दौर में हम लोग इतने उसका अनुकरण यानी दास बनते जा रहे हैं कि अपनी जो मातृभाषा है उसको भी छोड़ते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजी सभ्यता के अंतर्गत अंग्रेजी बोलना नहीं सीखिए, आप बिल्कुल सीखें, लेकिन उसके साथ साथ आपका मदर लैंग्वेज का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यानी कि मातृभाषा जो हम लोग अपने सगे संबंधियों के मध्य रहते हुए अपने भाई बहन, रिश्तेदार, माता पिता आदि के साथ रह करके भी सीखते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा, भाषा ही प्रगति का आधारशिला है। अगर हमें ठीक प्रकार से शिक्षा प्राप्त हो
ठीक प्रकार से बच्चों को शिक्षित करें तो निस्संदेह उनके अंदर भाषा का बोध होगा और वे समाज में अपने विचारों को प्रकट करने योग्य बना सकेंगे। तो इसके अंतर्गत बोली भी आया करती है। बोली अभी भी हम लोग भाषा के क्षेत्रीय जो रूप होते हैं उसे हम लोग बोली कहते हैं। भूलवश इसे भी भाषा का रूप हम लोग समझते हैं। भारत के भिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। जैसे हम लोग भोजपुरी की भी बात करते हैं। तो अगर बोली का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन जब ये विस्तृत रूप धारण कर लेता है, इसमें साहित्य रचनाएं भी होने लगती है, तो ये भाषा का दूसरा रूप ले लेता है, जिसे हम लोग उपभाषा के नाम से जानते हैं। भाषा के विषय में और भी जितनी सारी मैं बातें कहूं काफी कम ही पड़ जाएगा। इसका जीता जागता गवाह है 1947 ईस्वी के पूर्व की भारत की स्थिति का अवलोकन किया जाए तो हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर निसंदेह भाषाएं बोली जाती थी, पर कोई संवैधानिक इसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसके विपरीत देखा जाए तो विश्व के भूपटल पे समस्त देशों में उनकी एक निश्चित भाषा थी जिसपे वो लोग अपनी पकड़ को बनाए रखे थे और उसके बदौलत वो गौरव से कहते थे कि मैं अमुक भाषा का ज्ञानी हूं, यानी अमुक देश का रहने वाला हूं। तो आज इस प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग ये अपने मन में पूर्णतः विचार लाएं, बैठाएं कि अपने बच्चों को भी कुछ इस प्रकार से शिक्षा प्रदान किया जाए कि वो अपने मातृभाषा को गौरव के साथ, उत्साह के साथ प्रयोग करें, उसमें कहीं हिचकिचाहट महसूस नहीं करें। उसका भी अपने आप में विशेष स्थान है। अपने संस्कृत सभ्यता को कायम रखें। ये तो एक भाषा संबंधित बात है। अब होता है कि विद्यालय में लेखन सिखाने का कार्य हम सभी लोग करते हैं। लेखन सिखाने के लिए कुछ तो सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान देना होगा कि बच्चों के बैठने का ढंग, लिखते समय बालकों को बैठने का उचित ढंग का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वह सीधी रहे। झुक कर लिखने की आदत उनके अंदर न बने। अगर झुक कर लिखने की आदत उनके अंदर विद्यमान हो जाएगी, इससे उनकी रीढ़ की हड्डी भी कमजोर होगी। अतः इसका भी हम लोगों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा है जो हमारे ये चक्षु है, नयन है, आंख है, इनके जो लिखते समय जो दूरी होनी चाहिए वो भी जो है निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। लेखन की कॉपी से आंखों के बीच की जो दूरी है लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अब बहुत नजदीक करके भी बच्चा लिखना चालू करते, कुछ बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे एकदम झुक करके लिखते हैं, ऐसा लगता है कि वो कॉपी में ही समाये। इसका भी हम शिक्षकों को ख्याल पूरी तरीके से रखना चाहिए। और अगली इसमें कड़ी जो है वो ये है कि कलम पकड़ने की विधि का भी ज्ञान होना जरूरी होता है। कलम पकड़ने का ठीक ढंग होना चाहिए। कलम जो है अंगूठी व मध्य अंगुली के बीच रख करके तर्जनी से पकड़ना चाहिए। अगली जो है इसमें है ध्यान देना चाहिए कि उनकी लिखावट सुंदर हो। सिरोरेखा जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, वर्णों के ऊपर जो वर्ण होते हैं उनके ऊपर लगाई जाने वाली जाते हैं। सिरोरेखा अक्षर का आवश्यक अंग है। इसके लगाने से जो हमारी लिखावट होती है बच्चों की वह सुंदर हुआ करती है। तो इसका भी कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लिखते हैं लेकिन ऊपर सिरोरेखा लगाना भूल जाते हैं। तो हम सभी को समय समय पर इस बात को उन्हें बताते रहना चाहिए कि वह सिरोरेखा का भी प्रयोग करें। अतः इसमें लेखन कला कौशल जो है उनकी कुछ विधियां भी बताई गई।
लेखन द्वारा बालकों के अपने भावों अथवा विचारों को प्रकट करने का अवसर भी प्राप्त होता है। अतः भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहलाता है। भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही भाषा कहलाता है। और इसको भिन्न भिन्न विद्वानों ने लेखन की निम्नलिखित विधियों का उल्लेख किया है। तो मैं एक प्रश्न यहाँ पे फिर से आप सभी से करना चाहूंगा कि ये लेखन जो है ये क्या कहलाता है? लेखन क्या कहलाता है? अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। वैसे लेखन का क्षेत्र तो बहुत विस्तृत है, लेकिन सामान्य अर्थ में लेखन जो बच्चों का लेखन है वह चाहे उसके पुस्तक से संबंधित लेखन हो, चाहे उनके अंदर जो विचार पैदा होते हों किसी टॉपिक पे जो प्रकट करते हों अपने भावों को, जिसको जैसे कि हम लोग निबंध द्वारा उनसे लिखवाते हैं, पत्र के द्वारा लिखवाते हैं, ये उनके अपने भाव होते हैं। और लेखन तो वैसे सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए और सुगम्य होना चाहिए, जो कि आसानी से समझ में आ जाए, बच्चे उसे पढ़ सकें, याद कर सकें, फिर उस पर अपना मंतव्य प्रस्तुत कर सकें। वैसे लेखन के क्षेत्र में जाएंगे तो साहित्य लेखन में तो बहुत कुछ लेखन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश की। लेखन का क्षेत्र निसंदेह विस्तृत है और संक्षिप्तीकरण करके सर ने भी समझा और बताया कि ध्वनियों के लिपि का ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है। लिपिबद्ध करके लिखने की विधि जो है लेखन कहलाती है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मॉन्टेसरी विधि। ये मॉन्टेसरी विधि क्या होती है कि जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा मैडम मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने जो बताया उसका भी हम लोग अपने बच्चों के मध्य प्रयोग करके लेखन कौशल का विकास करा सकते हैं। मारिया मॉन्टेसरी ने विधि की मॉन्टेसरी प्रणाली की प्रणेता भी कही जाती हैं। इनके अनुसार बालक को लिखना सिखाने में आंख, कान, हाथ तीनों के प्रयोग पर विशेष बल देना चाहिए। यानी कि कब उनके आंख भी सक्रिय रहे, कब उनके कान भी सक्रिय रहे और कब उनके हाथ भी सक्रिय रहे, इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। इस विधि में बालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बालक को सबसे पहले लकड़ी अथवा गत्ते, कोई लकड़ी है या कोई गत्ता है, के बने अक्षरों पर उसके आकृति के अनुसार, छोटे बच्चे जो होते हैं लकड़ी का गत्ता है या कोई आकृति है उससे जो बने अक्षर होते हैं उस आकृति के अनुसार उस पे उंगली घुमाने को कहा जाता है। और बालक जब इसमें प्रवीण हो जाता है तो उन्हीं अक्षरों पर उससे रंगीन पेंसिल घुमाने के लिए कहा जाता है। अतः बालक ऐसा करने से अक्षरों को पहचानने तथा लिखने में अपने आप को समर्थ बनाता है। जैक-कॉक विधि, अगली जो विधि है जैक-कॉक विधि है। इस विधि में बालक को सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है, तत्पश्चात उसी अक्षर को लिखने के लिए कहा जाता है। इस विधि से बालक अशुद्धि का सुधार स्वयं करता है। तो इस विधि का भी प्रयोग करके यानी कि हम सभी बच्चों के अंदर अशुद्धि लेखन न हो आदि का सुधार कर सकते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण विद्वान है, शिक्षाविद है, पेस्टालॉजी विधि। पेस्टालॉजी विधि, इनका मानना है कि इसका प्रयोग, इनकी विधि का प्रयोग करके बच्चों के अंदर हम लोग जो है अक्षर का ज्ञान करा सकते हैं। इस विधि में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें लिखना सिखाया जाता है। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग बच्चों को लिखने की शुरुआत कराते हैं। इसमें अक्षरों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। जो अक्षर होते हैं उन्हें छोटे छोटे
टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, इसमें तथा उसका सही योग करके पूर्ण अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। जो अक्षर होते हैं अलग अलग करके रख दिए जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं तो उसे जोड़ करके शब्द बनाते हैं और इस तरीके से बच्चे जो है शब्द बनाना सीख जाते हैं। अगली जो विधि है अनुकरण विधि। इस विधि में क्या होता है कि शिक्षक श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड जो हुआ करता है आगे लिख देते हैं, यानी श्यामपट्ट पर क्या कर देते हैं कि लिख देते हैं, तो छात्र भी इसका अनुकरण करके सही प्रकार लिखने का पूरा प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा होता भी है कि शिक्षक द्वारा जो है यानी हम सभी क्या करते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं और लिखने के दौरान उसी प्रकार से बच्चे अनुकरण करके अपनी कॉपी में लिखने का कार्य करते हैं। इस विधि को हम लोग अनुकरण विधि के नाम से भी जानते हैं। अगली जो विधि है स्वतंत्र लेखन विधि। स्वतंत्र लेखन विधि क्या होती है? इसमें बालक बिना वर्ण देखे यानी बिना अक्षरों को देखे या किसी प्रकार की नकल किए बिना उसके मानसिक चित्र छाया के अनुसार, उसके मन में जो चित्र उभर रहे हैं उसके अनुसार लिखवाया जाता है। और इसमें जो कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं, जो तीव्र बुद्धि के बालक जो होते हैं, इसे बहुत कम समय में ही लिख लेते हैं। इस प्रकार से हम सभी ने जाना कि लेखन का विकास बच्चों के अंदर किस प्रकार से हम सभी करा सकते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि इन सभी का प्रयोग हम लोग करके बच्चों के अंदर लेखन शैली का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आती है एक और प्रश्न की बारी, तो आइए जानते हैं। प्रश्न है कि खंडशः रेखा लेखन विधि क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है छोटे क्लास के बच्चों में। तो खंडशः रेखा लेखन विधि क्या होगा? यानी कि खंड खंड करके टुकड़े टुकड़े करके कम अक्षरों में बच्चों को धीरे धीरे बड़े शब्दों की ओर ले जाने का कार्य किया जाता है। यानी बच्चा पहले छोटा अक्षर से लिखना शुरू करता है, फिर जो है कभी आधा शुरू करता है, फिर पूर्ण अक्षर का निर्माण करता है। तो ये छोटे बच्चों में बहुत ही जरूरी होता है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने भाषा क्या है, भाषा के महत्व क्या है और के लिए हम लोग कौन कौन सी कार्यशैली को अपना सकते हैं और अपनाने के बाद बच्चों के अंदर लेखन शैली को विस्तृत तौर पे उनके मन मस्तिष्क में संजो सकते हैं की बातचीत की। अब हम लोग बात करते हैं आगे साहित्य। तो भाषा साहित्य व्याकरण शब्द ज्ञान रचना कौशल शिल्प आदि गंभीर अध्ययन और मनन का विषय है। भाषा साहित्य जो है रचना कौशल शिल्प आदि गंभीर अध्ययन और मनन का विषय है, जिसके लिए पर्याप्त समय साधना गहरी रुचि और समर्पण की आवश्यकता होती है। बिना समर्पण के हम सभी इसका अध्ययन नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर रुचि न हो तो साहित्य आप हमें उबाऊ सा प्रतीत हो। इसके लिए हमारे अंदर उसके प्रति रुचि का होना बहुत जरूरी है। पूर्णतः समर्पण का भी होना आवश्यक है। अब यहाँ पे साहित्य क्या है, साहित्य कहते किसे है, हम सभी जानेंगे।
साहित्य की परिभाषा को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है और हिंदी साहित्य के अनन्य प्रेमी, इनके बारे में जितना भी शब्द मैं प्रयोग करूं बहुत कम ही है। आप लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो। साहित्य हम उसी रचना को कह सकते हैं जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई है। अगर उसमें सच्चाई प्रकट न की गई है तो साहित्य की श्रेणी में नहीं है। वो निश्चित तौर पे किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के सृजित की गई रहती है। उसका एक उद्देश्य होता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से समाज के ऊपर प्रभाव डालता है, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का भी गुण हो। प्रेमचंद जी ने परिभाषित किया कि साहित्य वह है जो व्यक्ति के अंदर दिल और दिमाग दोनों पे असर डाले, उसके अंदर नवीन सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे, वो साहित्य। ज्ञान राशि के संचित कोष को भी हम लोग साहित्य कह सकते हैं। बिल्कुल हम साहित्य कह सकते हैं। साहित्य समाज का इसके बिना हम सभी मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा भी गया है कि हम लोग जहां पे रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, अगर उस देश का भूगोल पता नहीं है, उस देश का इतिहास पता नहीं है, उस देश की संस्कृति सभ्यता पता नहीं है, उस देश की जलवायु का पता नहीं है, भाषा शैली का क्या नहीं है, तो फिर हमें वहां आने की आवश्यकता ही नहीं है। हम उस देश के है ही नहीं। परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग जिस देश में है उस देश की भी एक अपनी पहचान है और उसके हम सभी क्या है, एक अंग है। तो एक संस्कृत की यहाँ पे युक्ति है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। साहित्य अगर व्यक्ति के अंदर नहीं है, साहित्य का ज्ञान नहीं है, साहित्य भी एक कला है, सभी इसे नहीं सीख सकते हैं। मैंने ऊपर ही बताया कि अगर रुचि जिसके अंदर है वही इसे सीख सकता है, इसको थोपा नहीं जा सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य कला नहीं है वह क्या है, जिसके अंदर संगीत की भी रुचि नहीं है, संगीत भी एक कला है, वह इस धरती पे बिना पूंछ वाला पशु के समान विचरण करता है। अगर उसको साहित्य की बात बताई जाएगी, संगीत की बात बताई जाएगी तो बुरी लगेगी। कुछ पशु भी साहित्य है ना, से प्रेम करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि अभी के समाज में मनुष्य इससे विमुख हो रहा है। सभी मनुष्यों की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूं। और पशु समाज में भी एक नवीन चेतना का संचार होता है। कोयल जब एक संगीत प्रस्तुत करती है, उसको एक अच्छा साहित्य रुचि रखने वाला व्यक्ति कल्पनाशीलता में अपने अंदर बहुत से अपने हृदय में बातों को सजो लेता है, को देख के नाचता है, जिसको वह अपने विचारों को जनमानस के मध्य से जोड़ करके प्रेषित करने का कार्य करता है। हितेन संहितम इति, दूसरे सूक्ति में है हितेन संहितम इति साहित्य, अर्थात जिसमें सबके हित की भावना भरी हुई है वो साहित्य है। जिसमें दूसरे का अहित हो रहा है वो साहित्य नहीं है। साहित्य जिसमें दूसरे के कल्याण की बात की गई। अब कहीं मान लीजिए कहीं अनहोनी हो रही हो, वहां पे हम साहित्य खूब अपना बता रहे हैं तो मालूम पड़ेगा कहीं भी भाग जाओ, नहीं तो फिर और कल्याण हुआ नहीं है, उसका भी कल्याण हो जाए, तो इसका भी हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। अनहोनी की जगह पे हम वहाँ पे संगीत कला का प्रदर्शन नहीं करें, है ना। तो साहित्य में सदैव हितकारी भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं। जैसा कि हम सभी यहाँ पे साहित्य विश्व कल्याण
हित चिंतन की भावना पर आधारित है, जिसमें केवल व्यक्ति विशेष की चिंता न कर करके संपूर्ण जन समुदाय की कल्याण की बात कही गई है। सभी लोगों को, सभी जीव जंतुओं तथा प्रकृति के हित का चिंतन भी इसमें किया जाता है, वही साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था कि भाई ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य का नाम दे सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी जो है अपने विचार प्रकट करने के दौरान बताए कि प्रत्येक देश का साहित्य जो है वहां की जनता की चित्तवृत्ति यानी मन में जो है वह, उसमें मन के अंदर संचित जो प्रतिबिंब होता है वह साहित्य है। तो एक अंग्रेजी आलोचक भी बहुत होते हैं, जहां अच्छाइयां होती है उसके आलोचक भी बहुत हो जाते हैं। अंग्रेजी आलोचक ने कहा कि लिटरेचर इज द ब्रेन ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि साहित्य मानव समाज का क्या है कि मस्तिष्क है। साहित्य मानव समाज का मस्तिष्क है। साहित्य व समाज का बहुत ही अटूट संबंध है। साहित्य में समाज का प्रतिनिधित्व होता है। इसमें यहां पे हम लोग देखेंगे कि साहित्य के अंतर्गत भिन्न भिन्न हम लोग विधाओं का अध्ययन करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बार कहते हैं कि आदिकाल को युद्धों का काल बताया गया है। जैसा कि इसमें सभी अनुभवी हैं, ये जानते हैं कि आदिकाल को युद्धों का काल बताया गया है। इसमें मुस्लिम आक्रमणकारी बहुत हुए हैं। अगर भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो बहुत से मुस्लिम 712 ईस्वी से हम देखें तो मोहम्मद बिन कासिम की बात आती है, बहुत से मुस्लिम आक्रमणकारी आए हैं भारत में। तो उस समय किसकी आवश्यकता हो सकती है? उस समय कैसी रचना होनी चाहिए कवि की, जिस समय मुस्लिम आक्रमणकारी अपने स्वार्थ लोलुपता को उद्देश्य बना करके एक दूसरे देश पर एकदम टूट पड़े हैं, तो उस देश के अंदर किस प्रकार के साहित्य का सृजन होना चाहिए? तो ये शेयर करना चाहेंगे आप लोगों से इस प्रश्न को। कविता होनी चाहिए जो बिल्कुल के लिए ओजपूर्ण, यानी कि आदिकाल में जो है वहां पे ऐसी साहित्य रचना हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई ऐसी साहित्य सृजन हो जिससे जनमानस के अंदर वीरता जैसे गुणों का अभ्युदय हो। यानी कि उस समय वीर रस जैसी कविताएं बहुत सारी लिखी गई। अतः इस काल को हम लोग वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। और हम सभी शिक्षकों को भी अपने बच्चों के मध्य भी जब ऐसी साहित्यपूर्ण कविताओं को पढ़ाएं तो उसी प्रकार का एक हमारे मनोमस्तिष्क में, हमारी वाणी में ओज होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं एक यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। उन्होंने झांसी की रानी, इसका सभी लोग नाम सुने हैं। उसकी एक पंक्ति है, बूंदी लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम सभी शिक्षकों को अब ऐसे नहीं बताना है, जैसा कि अभी मैंने बोला, हम लोग भ्रमित ना हो। जैसे कि मैं उसका दूसरा पहला प्रारूप बता रहा हूँ, कुछ क्या करते हैं हम लोग कभी कभी कि भूल जाते हैं या विस्मृति हो जाती है कि भाई, तो हम लोग कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो यहाँ बताना हम चाहेंगे कि हम उनको वीर रस पढ़ा रहे हैं। हमारे अंदर वही वीरता होनी चाहिए, वही जोश होना चाहिए जिससे सुन करके हमारे बच्चों के मन में उसी प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो।
अतः वहां बताना जरूरी होता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वीरता का संचार करता है और बच्चे भी उसी जोर से अपने हृदय में उसी उत्साह से उस कार्य के प्रति भी सजग होते हैं। ये आदिकाल की बात है। समय ने एक बार फिर पलटा खाया। समय सदैव चलायमान, ये किसी का वेट नहीं करता है। हम सभी समय का वेट करते हैं, वो किसी का वेट नहीं करता है, वो सतत क्रमवत चलता है। ऐसा समय ने एक बार पलटा खाया, तब शुरू हुआ। देखिए हमारे देश ने बहुत से समय में अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार, अपने आप को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को, जिसके साथ साथ समस्त जन समुदाय को एक नव चेतना की ओर लाने का प्रयास किया है। अभी तो हम लोग 712 से थे, मुगल भी कुछ इससे कम नहीं हुए। 1526 से बात करें, सन 1707 ईस्वी तक, और 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। यहाँ पे क्रमबद्ध सन तो ज्ञाने का समय नहीं है, पर हम लोग साहित्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे संक्षिप्त बता दूं, मुगलों का शासन आया और मुगल शासन में जो साहित्य कला हुई, इनका जीवन जो रहा, कहा जाए कि विलासिता से परिपूर्ण रहा। निसंदेह आगे चल करके इसमें सुधार हुआ, पर इसको नकारा नहीं जा सकता है कि इसमें विलासिता का प्रभाव दिखाई देता है। ये ऐश्वर्य की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। इनके शासनकाल में सूरा और सुंदरियों का बोलबाला रहा। सूरा और सुंदरियों का बोलबाला रहा, बहुत शौकीन रहे। तो हमारे कवि कैसे होंगे? हमारे कवि भी कुछ इस प्रकार से होंगे जिससे लोगों के मन में एक, कहा जाए कि प्रेम आदि जैसी गुण का भी समावेश हो। अतः इस काल में जो है, मैं बताना चाहूंगा कि नायिका और नायक, प्रेमी है ना, दोनों युगलों की नख से लेकर के शीश तक का वर्णन इस काल के कवियों के द्वारा किया गया। नायिका के नख से लेकर के शीश तक के एक एक चीज का वर्णन इस काल में किया गया। अतः रीतिकाल का जन्म हुआ। तो हम सभी ने हमने देखा कि रीतिकाल क्या है और वीरगाथा काल क्या है। तो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है आप लोगों से। तो रीतिकाल के अंतर्गत किन किन चीजों का ख्याल रखा गया, आप सभी कोई बताए? कोई पंक्ति? बिल्कुल। सुरा और सुंदरी, इन दोनों के को ध्यान में रखकर कवियों ने अपनी बात को रखा। सुरा और सुंदरी का वर्णन किया गया। नायक और नायिका के नख से लेकर शीश तक के का वर्णन किया गया। बहुत अच्छा। इसमें केवल अभी बात किया गया नख से लेकर के शीश तक के प्रेम रूपी मार्गों का अनुसरण करते हुए कवि ने अपनी साहित्य में उनको स्थान दिया। लेकिन ऐसा नहीं है केवल यहाँ प्रेम की भी बात हुई है, यहाँ पे वियोग की भी बात हुई है ना। तो ये अलग अलग कालों में हुई है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। तो साहित्य का किस प्रकार से समय समय पे सृजन हुआ है, इस पे हम लोग आगे और बढ़ते हैं कि जब मुगलों का पतन हो जाता है, यानी 1857 से अगर हम बात देखते हैं उत्तर मध्य कालीन इतिहास के अंतर्गत, तो 1947 के पहले की जो स्थिति हुई है, 1600 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हो जाती है, तब क्या स्थिति रहती है? भारत में अंग्रेजों का बोलबाला हो जाता है। मुगल जो ही पतन की ओर होते हैं, वैसे तो 1707 ईस्वी के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो मुगल शासन लड़खड़ाते हुए
शासन का कार्यभार करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं अंतिम शासक जो है बहादुर शाह जफर जो है उनका यहाँ पे पूर्ण तरह से अपमान कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी बहुत सारे योगदान दिए भारतीयों के लिए। तो यहाँ पे जब अंग्रेजों का बोलबाला हुआ, जिसपे चारों ओर क्रांति व अत्याचार के खिलाफ आवाजें उठने लगी। अंग्रेजों के आतंक से भारतीय जनमानस में इतना जो है असंतोष उत्पन्न हो गया कि सभी ओर अशांति, यानी कि वहां पे क्रांतिकारी विचारों के अभ्युदय होने लगे। अतः इसमें साहित्यकारों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों को प्रेरित करने का कार्य किया, न कि एक क्षेत्र। क्योंकि इसमें क्या होता था कि व्यक्ति के सभी प्रकार के स्वतंत्रताओं पे पाबंदी लग चुकी थी। हम लोग पराधीन हो गए थे, जिसको सहन कर पाना बड़ा मुश्किल था। और इसके दौरान हमारे साहित्यकारों ने इस प्रकार की रचनाएं की जिससे जनमानस उनके विरुद्ध सही तरीके से समाज को करे। यहाँ तक हम लोगों ने साहित्य के भिन्न भिन्न कालों में परिभाषा आदि का हम लोगों ने विस्तृत तरीके से यहाँ पे देखा, विचार किया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो साहित्य की अब हम भेद, साहित्य के भेद कौन कौन से हैं। एक बार मैं पुनः कहना चाहूंगा कि साहित्य के बिना व्यक्ति के जीवन की कल्पना ही नहीं है। साहित्य के यहाँ पे भेद मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग बताना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोगों से प्रश्न है साहित्य के भेद कौन कौन है। अच्छा, संकेत कर रहे हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग संभवतः सरकार है। बिल्कुल सही सर। हम यहाँ बात करेंगे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की। इसके अंतर्गत एक चंपू साहित्य भी होता है। मुख्य जो है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो हम लोग देखते हैं दोनों के मिश्रित रूप को हम लोग जो है बात करते हैं। और एक चंपू साहित्य जो मैंने ऐड कर रखा है इसके भेद के अंतर्गत। तो गद्य साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, साहित्य की विधाएं। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, कविता, दोहा। कविता और दोहा की हम बात करें यहाँ पे तो पद्य साहित्य के अंतर्गत ये आया करते हैं। साखी, गीत, पद। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि गद्य साहित्य की विधाएं जो है यहाँ पे गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी हुआ करता है, निबंध हुआ करता है, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र व नाटक। अगर दूसरे हम पहलू की बात करें तो पद्य साहित्य के अंतर्गत दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत और पद हुआ करते हैं। इसका अध्ययन करके भी मनुष्य अपने आप को ओजपूर्ण महसूस करता है। समाज में जीवन कैसे यापन किया जा सकता है, आज जैसे कल्पनाओं से युक्त अपने एक नव जीवन की कामना करता है। एक और यहाँ पे चंपू साहित्य की मैं बात करूं तो जो गद्य और पद्य हुआ करते हैं, इन दोनों का जो है सम्मिश्रित रूप हुआ करता है, जिसे हम लोग जो है चंपू साहित्य के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके नाटक। नाटक क्या होता है? तो नाटक में किसी महापुरुष की घटनाओं का अनुकरण किया जाता है। जो नाटक हुआ करते हैं, कोई महान पुरुष होते हैं, उनके जीवन की घटनाएं जो भी होती हैं उसमें हम लोग उनका क्या करते हैं कि अनुकरण करते हैं। नाटक में जो कलाकार इन घटनाओं का अनुकरण कर हमारे सामने पेश करता है। नाटक को खेलने के लिए पात्र तो होने चाहिए,
और ये पात्र जो है हम लोगों के समक्ष यानी कि जनमानस के समक्ष पेश करने का कार्य करते हैं, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अभिनेता के नाम से जानते हैं। नाटक को जो पेश करने का कार्य करते हैं हम लोगों के समक्ष, उसको अभिनेता के नाम से जानते हैं। और नाटक जो होता है किसी महान पुरुष के जीवन की घटनाओं से जुड़ा हुआ रहता है, या वो समाज के अंधकार से प्रकाश की ओर लाने जैसे हितकारी भावों से जुड़ा हुआ करता है। नाटक का मूल भाव अनुकरण या नकल करना होता है। अनुकरण करना होता है यानी कि इसे देख करके हम लोग आनंद प्राप्त कर सकते हैं। एकांकी में जो घटनाएं होती हैं, आप लोगों के बीच से संकेत भी मिल रहे हैं, लगता है कि बताने के लिए काफी इच्छुक हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एकांकिक में एक घटनाएं होती है और वह नाटकीय कौशल को चरम सीमा तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें संपूर्ण कार्य एक ही स्थान पर, नाटक में तो चेंज होते रहते हैं पर जो है जैसे चेंज होने का मतलब जगह चेंज होगी, यहाँ पे एक ही नाटक होता है और नाटकीय कौशल को चरम सीमा पे पहुंचाने के लिए इसमें संपूर्ण कार्य जो होते हैं वह एक ही स्थान पे होते हैं और समय भी जो होता है वह एक ही होता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष को लिया जाता है। नाटक में हम लोगों ने देखा कि एक महापुरुष के संपूर्ण जीवन की घटनाओं को अवलोकन करके प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है, लेकिन एकांकी में क्या होता है, किसी एक घटना को लेकर के उसके किसी एक पक्ष को लिया जाता है। इसमें कम से कम पात्र हुआ करते हैं तथा छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन नहीं होता है। संक्षिप्तता एकांकी में बहुत आवश्यक है। इसमें संक्षिप्त हो एकांकी, ये बहुत ही जरूरी होता है। अगला है इसमें जैसा कि देख पा रहे हैं उपन्यास। उपन्यास के बारे में तो हम लोग संक्षिप्त में कहें कि उपन्यास में जीवन के व्यापक चित्रण प्रस्तुत किया गया होता है ना, जिसमें जीवन के सभी पहलुओं पे बात की गई रहती है जो उपन्यास के अंतर्गत आता है। कहानी क्या होता है? कहानी हम लोग सुनते आते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक ऐसा आख्यान होता है कहानी जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। उपन्यास को एक ही बैठक में पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको कई बैठक में पढ़ा जा सकता है, लेकिन कहानी को एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है और पाठ पर किसी एक प्रभाव को उत्पन्न यहाँ पे इसमें जीवन के किसी एक अंक का चित्रण होता है, एक अंक का चित्रण हुआ करता है। एकांकी में एक पक्ष का, नाटक में व्यक्ति के, महापुरुष के या विशेष स्थल के संपूर्ण घटनाओं का चित्रण हुआ करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास आदि। लिस्ट में कड़ी है निबंध। गद्य की वह विद्या है, निबंध जो है गद्य की वह विद्या हुआ करती है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध करके अध्ययन करने का कार्य किया जाता है। जैसे हम कहते जल्दी जल्दी कर ले, नहीं हो पाता है। विचारों को क्रमबद्ध एक एक करके अध्ययन करने का जो अवसर प्राप्त होता है वो हमारा निबंध हुआ करता है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि जब लेखक जो होता है अपनी यात्रा के दौरान या कोई भी व्यक्ति जो साहित्य में समर्पण के साथ, आत्मविश्वास के साथ अगर रुचि रखता है तो किसी भी जगह पे जाता है ना, तो यात्रा के दौरान देखी हुई तमाम वस्तुओं को, स्थानों का जो उसके मनोमस्तिष्क में सजोया हुआ है उसका जब वो वर्णन करता है तो
उसे यात्रा वृत्तांत के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये ध्यान रहे कि स्थान दृश्य घटना से संबंधित